वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट के बाद दो चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। जब भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था तो दरमियान में कोई मुल्क नहीं आया, और अब वैसे ही जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अभी तक कोई बीच में नहीं आ रहा। लेकिन जब ईरान ने उन की तबाही मचा दी और जब उनका नुकसान ज़्यादा होने लग पड़ा तो मेरे ख्याल से अभी से ही शायद बीच में अमेरिका आएगा और जंगबंदी करवा देगा। इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। तो माय डियर लिसनर, मेरा टॉपिक तो दरअसल ये है कि बात तो बहुत बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वो एक कहावत है ना कि घर का भेती लंका ढाए, यानी कि ईरान के जो आर्मी चीफ और जो उनके वो पासबान फोर्स है, उन उसका चीफ और तकरीबन 6 जर्नैल और अभी तक तकरीबन 8 उनके जो साइंसदान हैं वो शहीद हो चुके हैं, और बहुत सारी उनकी अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा चुका है। तो ये एग्जैक्ट जो साइंसदान थे और जो जर्नैल साहिबान थे वो किस जगह पर बैठे हैं, ये तो घर का भेती बता सकता है, ये गद्दार बता सकता है, और गद्दारी की कीमत ईरान चुका चुका है। और इस वक्त उन्होंने 5 लोगों को पकड़ा है जो जासूसी कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, और मज़ीद उन्होंने 70 लोगों को पकड़वाया है। और ये जो बहुत सालों से इसराइल की जो खुफिया एजेंसी जो है मोसाद, वो ईरान के अंदर अपने जासूसी नेटवर्क जो था वो फैला रही थी मोसाद एजेंसी। उसमें भारतीय जो लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे। वहाँ पर उन्होंने एक कारोबारी होने के हवाले से दुकानें बनाई, बड़े बड़े उन्होंने वहाँ पर फ्लैट बनाए, और उसमें उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स और वो चीज़ें उन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। ये जो अटैक हुआ है ईरान पर, ये सिर्फ जंगी जहाज़ों ने नहीं किया या सिर्फ मिसाइलों ने नहीं किया, बल्कि एक ही वक्त में जो उनके कमांडोज थे ईरान में, उन्होंने भी वो स्ट्राइक की है, और सर्जिकल स्ट्राइक कह लें आप, और जहाज़ों ने भी जो बमबारी की है, और जो उनके मिसाइल थे वो भी उन्होंने दागे हैं। तो उनका शायद ये टारगेट था कि इतनी बड़ी तबाही और मेन लीडरशिप मासवाए आयतुल्ला खमनाई के, और अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए, उन्होंने तकरीबन तमाम लीडरशिप जो थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसके बावजूद जो ईरान ने 24 घंटों के अंदर अंदर रिटेलिएट किया, और आज रात 2 बजे फिर उन्होंने हमला शुरू किया, और वो सुबह तक चलता रहा, जिसमें इसराइल की रिफाइनरीज जो थी उनको अटैक किया गया, और उनकी जौहरी तनसीबात पर अटैक किया गया। और मतलब जो ईरान है उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं। अगर इसराइल समझता है कि सिर्फ हमारे पास हैं, ईरान ये सारे हालात भांप रहा था, और कई दहाइयों से वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को वो बना रहा था, और उनके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। ये बात इमरान रियाद ने भी अपने वीलॉग में कन्फर्म की है कि उनके पास बहुत बड़ा जो है वो सोर्सेस हैं कि वो कई दिनों तक,
कई महीनों तक अपनी ये जंग जारी रख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने 3 जंगी जहाज़ जो लेटेस्ट अमेरिकन साख्ता F-35 जो हैं वो भी उन्होंने गिराए, और ईरान गैर मुतवक्के तौर पर उनको जवाब दे रहा है। और ईरान जो है वो अपनी सफारतकारी भी अच्छे तरीके से कर रहा है, और ईरान उनको, और जो हैं फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग, जब वहाँ पर बर्बादी होती है, जब वहाँ पर बमबारी होती है, जब वहाँ पर मिज़ाइल ईरान लॉन्च करता है और गिरते हैं, और उनका जो आयरन डोम है जिस पर उनको बहुत बड़ा नाज था, बड़ा मान था, बड़ा फ़ख्र था, बड़ा घमंड था, और गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, वो फेल हो गए। और हाई परसोनिक मिज़ाइल जो बहुत आवाज़ से 4-5 हाई परसोनिक, सोनिक मतलब आवाज़, हाई परसोनिक मतलब आवाज़ से 4-5 गुना ज़्यादा रफ्तार से वो जाकर गिरते हैं। तो उनको रोक पाना, आयरन डोम्स और उनके जितने भी दफाई निज़ाम है उसको उन्होंने फेल कर दिया है। और ये जंग जारी है, और ये जंग है यहूदो नसारा की, और हिंदुत्वा की, और मुसलमानों की। और जो है इसराइल, वो गुंडा है, वो बदमाश है अमेरिका का मशरक़ वस्ता में, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के तमाम इस्लामी कंट्रीज़ को जो बारी बारी वो उनको तहो तय कर रहा है। तो अब उन्होंने नंबर लगाया है ईरान का, लेकिन वो अभी 60, 70, 80 की दहाई में शायद अपने आप को समझ रहे हैं ये 2025 है, और 2025 में ईरान भी 2025 में है। अगर वो 2025 में है तो ईरान भी 2025 में है। माय डियर लिसनर, मैं ईरान को सल्यूट पेश करता हूँ कि ईरान पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ईरान मसलसल 30-35 साल से जंग ज़दा है, लेकिन इसके बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतने हालात कशीदा होने के बावजूद, उनके माली हालात कशीदा होने के बावजूद, वो इसराइल को रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है, धड़ल्ले से जवाब दे रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अब तो तमाम उम्मत मुसलमान को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और रिज़्क भी अल्लाह के हाथ में है। अगर अमेरिका के हाथ में सब कुछ होता तो ईरान कब का घुटने टेक चुका होता। और माय डियर लिसनर, ईरान के पास 9 जो जौहरी वेपन्स हैं, एटम बम्स हैं, वो 2 तरह की इतलात हैं। या तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो एटमी धमाके होते हैं, जो उन्होंने चेक करना होता है एटमी धमाका करके, और अपने आप को जौहरी ताकत साबित करना होता है, सिर्फ वही रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बस बिल्कुल आखिरी मराइल में है। तो इन दोनों में से एक बात तो कन्फर्म है। और अगर इसी तरह अगर ईरान के पास एटमी वेपन्स वो मुकम्मल कर चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जारहियत कर रहा है, जो जुल्म सितम कर रहा है इसराइल, तो वो इसराइल पर एटमी बम फेंक दे, या वो एटमी तजर्बात करके दुनिया को बता दे कि जो है वो हम भी उस सफ़ में शामिल हो चुके हैं, उस टीम में शामिल हो चुके हैं। वो तकरीबन 7 या 8 ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत हैं। तो ये पैमाना समझ में नहीं आता कि जो एटमी ममालिक हैं, तो क्या ये किस तरह साबित किया जा सकता है कि उन्होंने अमन की खातिर एटम बम बनाए हैं। और अगर अमन की खातिर एटम बम बनाए गए होते, तो मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके, तो फिर तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है वो उससे ज़्यादा दुनिया को ख़तरा है।
اور وہ دوسرے اقوام عالم پر پابندیاں لگاتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے پابندیاں ہٹاتا ہے، تو یہ عجیب پیمانہ ہے۔ توتی الو دیے تے ناظرین، چونکہ اسی کسان ہاں اور میں چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد، میں اس پارٹی نال وابستہ ہاں اور آپ دی پارٹی دا ہیڈ ہاں۔ تے کسان گندم تو بعد ہن مکی کسان چکدا پیا ہے، تے مکی دا ریٹ بھی 1800 تو 2000 ہی ہے، اور کسان دا جڑا خرچہ ہے وہ 1 لاکھ تو اتے کم از کم، کیونکہ 26-27 ہزار کا بیج آیا تھا، اور باقی آپ کھادوں کے اور سپرے کے اور دانے دار کے اور پانی کے اور ٹریکٹر کے اور ڈیزل کے اخراجات کریں تو میرے خیال سے تو 1,25,30 ہزار روپیہ خرچہ بنتا ہے، اور جو پرائز ہے وہ 1800 سے 2000 فی من ہے۔ کسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم کسان کے ساتھ نہیں ہوا۔ کسان کی پچھلے سال کی گندم بھی کسی نے نہیں خریدی، اس سال کی گندم بھی 1800 سے اوپر نہیں گئی، اور کسان کے اب آگے چاول آ رہے ہیں، اور یہ جو تل ہوتے ہیں جو ریوڑی پر استعمال ہوتا ہے، اور تل کا آئل بھی بنتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسان جو چاول کی اقسام ہے، دھان کی اقسام ہے، مختلف اقسام ہے، وہاں پر کسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو کسان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح تو پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 60% کسان ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسان سے جڑا ہوا ہے اور کسان ہے۔ تو اگر آپ 60% لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر وہ 40% لوگ جو ہیں ان کی خوراک کا بندوبست کیسے کریں گے، اور ان 60% لوگوں کی خوراک کا بھی پھر آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ کسان اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے اور فصل فری میں دے دیتا ہے۔ تو مائی ڈیئر لسنر، حکومت کو چاہیے کہ اس پر اپنی نظر ثانی کرے اور کسانوں کے بارے میں کوئی اچھی پالیسیاں لے کر آئے۔ یہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو بہت دنوں کے بعد آج میں نے ویڈیو بنائی، بس کچھ ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ کا تابع دار وسیم منشا ڈوگر، بہت شکریہ، والسلام۔